अस्सलाम वालेकुम। ब्लड फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं, जो कि गाइडन का चैप्टर नंबर 13 है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो एनीमिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो काइंडली आप एनीमिया से गो थ्रू करें, तो आपके सारे एमसीक्यूज़ मैक्सिमम एमसीक्यूज़ एनीमिया से ही आते हैं। एनीमिया के मुख्तलिफ टाइप्स पे आते हैं, और टाइम है तो आप पूरे चैप्टर भी गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट किए हैं। मैं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप नहीं किया, तो आप ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। और साथ में ओएसपी में भी कुछ भी आपसे पूछा इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 33 के रिलेटेड, आरबीसीज एनीमिया या पॉलीसाइथेमिया के बारे में, तो इंशाल्लाह यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स आर आरबीसीज। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपसे किया जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द आरबीसीज, एंड इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन है अगर आपसे पूछा जाए फंक्शंस ऑफ आरबीसीज, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टार्ट में बताने हैं। ठीक है, पहला फंक्शन आप ये बताएंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और हेमोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टूवर्ड्स द टिश्यूज़ की तरफ ऑक्सीजन लेके जाना हेमोग्लोबिन का काम है, और वो आरबीसीज में पाया जाता है। तो इनडायरेक्टली आरबीसी किसमें इन्वॉल्व है? इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीसी का आप ये बताएंगे कि आरबीसी में एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और फिर कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होकर बाइकार्बोनेट बना सकता है। तो इस तरह बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है इन आरबीसीज में ये एंजाइम पाया जाता है। तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं कि आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेटाइन बाय दिस एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये सेकंड फंक्शन आप बताएंगे। थर्ड फंक्शन आप आरबीसी का ये बताएंगे कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट पीएच। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड बेस बफरिंग पार्ट। आरबीसी में मैक्सिमम एसिड बेस बफरिंग पार्ट होती है, और किस वजह से होती है कि आरबीसी में प्रोटीन्स पाई जाती है लाइक हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आप जल्दी जल्दी से फंक्शन बता देंगे एग्जामिनर को, या फिर कोई भी एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसके बाद हम शेप देखते हैं। आरबीसी की शेप हमारे पास बाइकनकेव शेप होती है। डायमीटर इसका 7.8 माइक्रोमीटर होता है। कंसंट्रेशन इसकी अगर हम देखें तो 5.2 मिलियन होते हैं ये मेल में, और फीमेल में थोड़े से कम होते हैं 4.7 मिलियन। और ये एल्टीट्यूड, जो लोग एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं आरबीसीज, नंबर ऑफ आरबीसीज ज़्यादा होते हैं। हेमोग्लोबिन की बात करें तो हेमोग्लोबिन आरबीसी में जो पाया जाता है उसकी कंसंट्रेशन है 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, एंड 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है 1.34 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। हेमेटोक्रिट अगर हम देखें तो हेमेटोक्रिट होता है परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम दैट इज फाउंड इन द सेल्स, नॉट ऑल द सेल्स, ओनली इन द आरबीसीज, परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट इज फाउंड इन द आरबीसीज। और ये हमारे पास हेमेटोक्रिट होता है नॉर्मल ब्लड का 40 to 45%, राइट। इंक्रीज हो जाता है पॉलीसाइथेमिया में और डिक्रीज हो जाता है एनीमिया में। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा ऑर्गन कौन प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूरिंग द वेरी फर्स्ट few weeks of the embryonic life, तो यॉर्क सिक रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। इन द मिडल ट्राइमेस्टर में लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ हमारे पास स्प्लीन और नोड्स वगैरह भी कुछ अमाउंट में आरबीसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर बर्थ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अगर हम देखें तो 5 ईयर्स तक सारी बोन्स के जो बोन मैरो होता है वो आरबीसी प्रोड्यूस करता है, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन्स जिनमें हमारे पास वर्टिब्री आ जाती है, रिब्स आ जाती है, स्टर्नम आ जाती है, ये बोन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आरबीसी प्रोड्यूस कर सकती हैं। और बोन्स का जो बोन मैरो होता है वो फैटी हो जाता है, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स। तो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अब हम जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स देखते हैं कि ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं। तो हमें जस्ट ये याद रखते हैं कि हर किस्म के ब्लड सेल्स, वेदर दे आर वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हैं, या हमारे पास कोई भी लिम्फोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, सारे ब्लड सेल्स जो बनते हैं वो एक ही स्टेम सेल से बनते हैं, दैट इज़ प्लूरिपोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। इनसे हर किस्म के ब्लड सेल्स बनते हैं। इसके बाद जो टेबल दिया हुआ है वो याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स किस से बनते हैं, कौन से स्टेम सेल्स बनते हैं। प्लूरिपोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं, और प्लूरिपोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से आगे मुख्तलिफ वैराइटीज़ के सेल्स बनते हैं, ठीक है। और फिर हर सेल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर
कैटेगरी ऑफ द सेल्स, लाइक एक से रिस्पॉन्सिबल हो गया आरबीसी बनाने के लिए, एक से रिस्पॉन्सिबल हो गया डब्ल्यूबीसी की एक टाइप, लाइक न्यूट्रोफिल बनाएगा, एक बेजोफिल बनाएगा, एक लिम्फोसाइट बनाएगा, एक प्लेटलेट बनाएगा। तो इन सेल्स को जो आगे एक स्पेसिफिक कैटेगरी की सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स, राइट। अब इसके बाद ये टर्म्स है ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स। ग्रोथ इंड्यूसर्स हम उनको बोलते हैं विच आर ग्रोथ इंड्यूसर्स और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स, ये दोनों प्रोटीन्स होती हैं। ग्रोथ इंड्यूसर्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं और साथ में रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं, मुख्तलिफ स्टेम सेल्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं ये प्रोटीन्स। और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स ये भी प्रोटीन्स होती हैं जिनका फंक्शन क्या होता है कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स मीन्स के मुख्तलिफ किस्म के सेल्स का नंबर राइज करती हैं या उनका नंबर लो करती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, ये दो सेल्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए। तो डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दो सेल्स की ग्रोथ को ज़्यादा कर देंगे, इन दोनों सेल्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए टी सेल्स, बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनकी ग्रोथ को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, राइट। नेक्स्ट आप देखते हैं स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ आरबीसीज, कि आरबीसीज किस तरह पहले क्या बनता है फिर उसके बाद क्या होता है, स्टेजेस किस तरह लास्ट में जाके एक मेच्योर एरिथ्रोसाइट बनता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में साड़ी और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, हर किस्म की ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और आपको पता है मैच्योर एरिथ्रोसाइट में कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपैरेटस वगैरह ऑर्गेनेल्स मीन्स कि बहुत ज़्यादा कम होती है और हेमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होता है इस एरिथ्रोसाइट में। लेकिन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में हेमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम होता है और इसमें ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती है। रिस्पेक्टिव स्टेजेस में ऑर्गेनेल्स कम से कम होती जाएंगी और हेमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। इसको हम बेसोफिल इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ बेसिक डाई का कुछ अमाउंट इसमें पाया जाता है। दे स्टेन विद बेसिक डाई, इसके ऊपर जो स्टेन किया जाता है बेसिक स्टेन की लेता है, बेसिक डाई के साथ स्टेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट और उसके बाद ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इन सब सेल्स में यही होगा कि ऑर्गेनेल्स कम से कम होती जाएंगी और हेमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। ये लास्ट स्टेज है रेटिक्यूलोसाइट। रेटिक्यूलोसाइट में भी कुछ अमाउंट बेसोफिल मटेरियल की होती है, साथ में कुछ गोल्जी अपैरेटस पाया जाता है बहुत कम अमाउंट में, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास होता है। और ये वो स्टेज है, इसमें इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि एरिथ्रोब्लास्ट यानी आरबीसी कौन से स्टेज में ब्लड में शामिल हो जाता है। बोन मैरो, ऑफ कोर्स आपको पता है ये सारी स्टेजेस कहाँ पे हो रही है, बोन मैरो में हो रही हैं। बोन मैरो में जो आरबीसी है वो इस स्टेज में रेटिकुलोसाइट वाली स्टेज में ये सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। बोन मैरो से ये कैपिलरी में आ जाता है थ्रू डायपिडिसिस उस फिनोमेना को बोलते हैं कि जिससे रेटिकुलोसाइट बोन मैरो से ये कैपिलरी के अंदर स्क्वीज़ होता है यानी ब्लड में शामिल हो जाता है। तो इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा अमाउंट में अभी भी बेसोफिलिक मटेरियल रह जाता है और ये 1 से 2 दिन में बेसोफिलिक मटेरियल सारे का सारा जब खत्म हो जाता है तो ये मैच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाता है। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, लाइक 1 या 2 दिन होती है, तो इसलिए ये ब्लड में सिर्फ और सिर्फ 1% से भी कम पाया जाता है, ठीक है। लेस देन 1% पाया जाता है, 1 या 2 दिनों के अंदर इससे एरिथ्रोसाइट बन जाता है। आपने ये याद रखना है कि सर्कुलेशन में आरबीसी की कौन सी स्टेज आ जाती है, रेटिकुलोसाइट। नेक्स्ट एरिथ्रोपोइटिन रेगुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि आरबीसी के प्रोडक्शन को कौन सी चीज़ है जो कंट्रोल करती है। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि आरबीसी की कंसंट्रेशन आरबीसी की प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करती कि ब्लड में अगर आरबीसी कम हो गए हैं तो फ़ौरन से आरबीसी बनेंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। ये फैक्टर इसको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसको कंट्रोल करती है। अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम है, हाइपोक्सिया है, तो हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा होगी। अगला नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।